हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और वो हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर को जो पेपर हुआ है ना, फर्स्ट पेपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 3 दिन तक 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। छहों की छहों शिफ्टों में जो जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसलिए सभी को साथ साथ चलना है, बहुत सही ढंग से पढ़ना है, ठीक है जी। इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेते हैं सबसे पहले 29 सितंबर का, जो कल रात को हुआ था, कल शाम को हुआ था। बहुत गजब का पेपर था, बिल्कुल भी सिंपल डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल सिंपल पेपर था, नॉर्मल लेवल का पेपर था। लेकिन ये है, पेपर से हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है कि पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है तो हमारी कट ऑफ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कट ऑफ है जो सब्जेक्ट वाइज आएगी, तो चाहे पेपर सिंपल हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, आपका पेपर की आपके ही साथ साथ कट ऑफ निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि चलो अब से पहले सिंपल पेपर आ गया, अब हमारा डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, कट ऑफ में क्या होगा। भाई आपकी कट ऑफ आपके हिसाब से जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है जी ना। और बिल्कुल सही ढंग से पढ़ो, कॉन्फिडेंस रखो, खुद पर विश्वास रखो, 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। और देखो, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि टेंशन लेने से आप ऐसे तो है नहीं कि पेपर सही कर लोगे। टेंशन लेने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जबकि जा बहुत कुछ सकता है। आप टेंशन लोगे तो खो बहुत कुछ सकते हो, लेकिन पा कुछ नहीं सकते, ये ध्यान रखना आप। तो सबसे हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 29 सितंबर का पेपर है, ध्यान से पढ़ना है सभी को। इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना था। क्वेश्चन पहला था, तो सबसे पहले एनकोडेड होता है, फिर उसके बाद मैसेज होता है, मैसेज के बाद मीडियम होता है, मीडियम के बाद डिकोडेड होता है, ठीक है जी ना। और ध्यान रहे, हम सारे के सारे पेपर करवाएंगे। जैसे आज 30 सितंबर है, आज भी जो पेपर होगा वो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी, कार्बन डाई एमिनेशन कंट्रीज अरेंजमेंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको आपको व्यवस्थित करना है सही क्रम से, ठीक है जी ना। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले कंट्रीज़ को सही ढंग से अरेंजमेंट करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चाइना करता है, उसके बाद अमेरिका करता है, उसके बाद ईयू करता है, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद इंडिया करता है, और उसके बाद रसिया करता है, ठीक है जी। तो इसको आप सही ढंग से याद कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि पेपर के वजह से इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो पता नहीं आपके यहाँ से आ जाए। और देखो, हर टॉपिक को जो मैं आज पेपर में आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपका यदि पेपर कुछ दिन बाद में है, रिसेंटली है, तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। और यदि आपके पास टाइम है तो आप इनका एक बार जो ये टॉपिक आ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि काम का हो सकता है ये आपके लिए। एक बासेल कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बासेल अभिसमय। तो देखो, ये कब लागू हुआ था? 1992 में लागू हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। इसका उद्देश्य था विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना। जो विभिन्न कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो खतरनाक कचरा है उसके आदान प्रदान को रोकना। विकसित एवं विकासशील देशों के बीच कचरे के आयात निर्यात को रोकना। तो जो बासेल कन्वेंशन है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बासेल कन्वेंशन को। बहुत शानदार सा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है जी। एक मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम, जो कि अभी 2019 में भी उसमें कुछ संशोधन किया गया था। 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया था, तो इसे आप पढ़ लेना नेट के ऊपर, ठीक है। नेट पर पढ़ लेना, और चाहो तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो, मैं पीडीएफ में सभी के सभी क्वेश्चनों का आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है जी। सारे के सारे क्वेश्चनों का आप पीडीएफ ले सकते हो। और इसके अलावा देखो, करंट को पढ़ के जाओ। अभी तो करंट का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई शिफ्ट में करंट का क्वेश्चन आता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता है, तो थोड़ा करंट पर ध्यान देना, पता नहीं आ ही जाए। एक देखो, ये क्वेश्चन आया था, कुछ नया क्वेश्चन है, GRIHA से रिलेटेड क्वेश्चन था, GRIHA रेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मकानों से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर जो मकान है उनको रेटिंग दी जाती है, ठीक है। तो GRIHA रेटिंग सिस्टम को पढ़ लेना नेट से, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और देखो, पेपर में कुछ क्वेश्चन तो देखो हर पेपर में थोड़े बाहर से आते हैं, बाकी पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो,
एज का क्वेश्चन आया था। आयु से संबंधित क्वेश्चन आया था एक। आयु से क्वेश्चन संबंधित था कि दो कैंडिडेटों की आयु में प्रेजेंट टाइम में 10 वर्ष का अंतर है। 15 साल बाद में दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है। तो बताओ इनमें से इनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो देखो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके 2-3 तरीके हैं। ज़्यादा तरीका ज़्यादा डिफ़िकल्ट ज़्यादा डीपली नहीं जाना है हमें, हमें थोड़ा सा लेवल में रह के पढ़ना है, क्योंकि हमारे पेपर में ज़्यादा डिफ़िकल्ट बातें नहीं पूछी जाती कि चलो बहुत ही डीपली चले गए मैथ में, ऐसा कुछ नहीं है। एज से रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन सोल्व करके चले जाना, ज़्यादा डीपली नहीं होने चाहिए। जो बुकों में क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे आपके पास कोई सी भी बुक हो, वहाँ से पढ़ के चले जाना। ठीक है, इसके अलावा ट्रेन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लेना। ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ध्यान रखना पेपर डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, दोबारा बता रहा हूँ मैं। और देखो एकाग्रता के साथ पेपर करना। पेपर दो ना, तो पेपर देने में सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक तो टेंशन नहीं लेने का। मैं हर बात में ये बोलता हूँ कि टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है आपको। ठीक है, हो सकता है यदि आप टेंशन लोगे तो टेंशन लेके आप अपने पेपर को ख़राब करके आ सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और यदि टेंशन नहीं लेते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, तो आप पेपर में सही ढंग से करके आ सकते हो। आपको जो चीज़ आ रही है वो तो करके आ ही सकते हो, यदि आप कॉन्फिडेंस रखते हो, टेंशन नहीं लेते हो तो। और यदि आप कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे खुद के ऊपर, टेंशन ले रहे हो, तो भाई आप पेपर को 100% ख़राब करके आओगे। ट्रेन की स्पीड से एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक यूजीसी के अंतर्गत आने वाली संस्था का क्वेश्चन था। वहाँ पर टोटल 4 संस्थाओं का नाम दिया हुआ था, जिसमें एक ये भी थी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एनसीटी को पढ़ के जाना है, एनसीटी की फुल फॉर्म पढ़ के जानी है। और इसके अलावा यूजीसी के अंतर्गत और कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, इनको भी एक बार जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा एक मैचिंग का क्वेश्चन था। देखो ये सारे डे मैं करवा चुका हूँ। मैंने जो करंट की पीडीएफ बनाई है, देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे करंट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें देखना। वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी बात कर रखी है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे करंट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी बात की है, तो उनको ज़रूर देखना। और देखो इसी के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी जाके मेरे को फॉलो कर लेना, बहुत काम आएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको। ठीक है, देखो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ये हैबिटेट डे है, कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। पेपर देखो डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है आईसीटी से। टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, या स्टोरेज डिवाइस है। ये टोटल 4 ऑप्शन थे, तो ध्यान रखना टच स्क्रीन कैसी है, इनपुट डिवाइस है। जैसे हम फ़ोन में टच नहीं कर रहे, तो फ़ोन में टच हो रहा है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। एक क्वेश्चन आया था, विश्वविद्यालय का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो देखो विश्वविद्यालय का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, चांसलर होता है। बहुत गजब का क्वेश्चन था, रियल में ही बहुत गजब का क्वेश्चन था। यूजीसी और एनसीटीई से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। किससे, यूजीसी और एनसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एनसीटी का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना, पता नहीं क्वेश्चन आए जाए आपके। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर आपको देखो हमारा जो ये पेपर रिव्यू देना है ना, पेपर रिव्यू का सबसे मेन टारगेट क्या है हमारा, एक तो आपको बताना कि भाई पेपर इस लेवल का आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पर पढ़ रहे हैं। दूसरा, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए हमें यह भी पढ़ना ज़रूरी है, पता नहीं हो जाए कोई क्वेश्चन रिपीट। भाई हम पढ़ तो रहे ही हैं, तो 50-40 जो भी क्वेश्चन हमारे पास एडजस्ट हो पाते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो कौन सी दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला कि बहुत लंबा वीडियो बना दिया, नहीं।
इन पेपरों को। इससे अलावा मैंने 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं इसी के, पिछले साल के जो 24-25 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसी के मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेना। और बाकी की जो वीडियोस है मेरे वो इसी के आई कार्ड में मिल जाएंगे। इस वीडियो का आई कार्ड ज़रूर चेक करना। आई कार्ड आप जैसे फ़ोन की डिस्प्ले पर देख लो वीडियो, तो यहाँ पर एक गोला बना होगा जिसमें आई लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना, मेरे 4-5 वीडियो खुल जाएंगे आपके पास। तो पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का। कोयर थर्मल पावर प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक गैस तो निकलती है भाई सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, देखो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। तो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाना। जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। तो देखो रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, ये अध्ययन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ये बातें मैंने बहुत सारी बार पढ़ा दी, रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ वहाँ पर मैं ये सारी बातें पढ़ा चुका, आपको रेगुलर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती होगी। तो इनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाना आप। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से, मैं MDG और SDG दोनों को बहुत गजब तरीके से पढ़ा रखा हूँ। इन दोनों से एक बार हर पेपर में एक क्वेश्चन बन रहा है। टोटल 6 पेपर हो चुके हैं, 6 के 6 पेपरों में इन दोनों से एक क्वेश्चन 100% हर बार आया। तो इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। और हाँ, इफ़ेक्टिव टीचिंग से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ेक्टिव टीचिंग से हर बार क्वेश्चन आ रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण। इसमें वो क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली शिक्षण से संबंधित है, उसमें 7-8 पॉइंट दे देता है और नीचे 4 ऑप्शन बना देता है। अब उनमें से हमें छांटना होता है। कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जनरल बेस्ड क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा दिमाग लगा के और बहुत ही आसानी से बहुत गजब तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस अंतर इतना है कि आप दिमाग लगाते हो या नहीं लगाते हो। देखो एक क्वेश्चन आया था, कंपाइलर से क्वेश्चन आया था, एक कंपाइलर से क्वेश्चन आया था। कंपाइलर क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। कैसा होता है, ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर होता है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो देखो ये ध्यान में रखना, लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की भाषा को हम सही ढंग से नहीं समझ सकते, हमारी भाषा को कंप्यूटर सही ढंग से नहीं समझ सकता। तो दोनों को आपस में समझने के लिए, हमारी भाषा को कंप्यूटर तक समझाने के लिए और कंप्यूटर की भाषा को हमें समझने के लिए एक ट्रांसलेटर का निर्माण किया गया है। ट्रांसलेटर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में। तो देखो कंपाइलर होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य कंपाइलर होता है, एक स्टैंडर्ड कंपाइलर होता है। सामान्य कंपाइलर क्या होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। और जो स्टैंडर्ड कंपाइलर होता है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। तो जो स्टैंडर्ड कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सारी बातें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ा है तो 100% सही करोगे। देखो मेरा डेस्क्रिप्टिव पढ़ा ना पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ से तो क्वेश्चन आए हैं, वहाँ से सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन यदि आपने मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व किए ना तो वहाँ से भी पूरा पेपर एज इट इज उठ के आ रहा है। मेरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वहाँ से पूरा का पूरा पेपर एज इट इज उठ के आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं जा रहा, बिल्कुल सेम डिक्टो आ रहा है पेपर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा। ठीक है, एक ALU से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से। उसमें उसने पूछा था कि निम्नलिखित में से जोड़ना, बाकी, गुणा, भाग, तुलना का काम किसके द्वारा किया जाता है। तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग और तुलना का काम ALU करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो हमें सारे प्रकार याद रखना है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेबंटू है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, मैकडॉस है और
सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, इनको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। ये सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था इमेज फाइल एक्सटेंशन से। आपको इमेज फाइल एक्सटेंशन का नाम बताना था। वहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन है। तो ध्यान रखना, इमेज फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब हम फ़ोन में कंप्यूटर में फ़ोटो खींचते हैं ना, तो फ़ोटो के जस्ट जैसे फ़ोटो का नाम लिखा होता है, तो फ़ोटो का नाम रहता है 011115GPEG 05987511 PNG। ऐसे कुछ भी आगे संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उन संख्याओं के बाद में कुछ इस तरीके के शब्द लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इमेज फाइल एक्सटेंशन है। जेपीजी का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके अलावा बात करें एसयूजी का फुल फॉर्म स्केबल वेक्टर ग्राफिक्स। और यदि बात करी जाए TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये सारे ध्यान में रख लेना, ये जो फोटो इमेज होती हैं उनके एक्सटेंशन है। एक सर्च इंजन के एग्जाम्पल, वहाँ पर पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। सर्च इंजन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, बुक हो तो बुक में पढ़ लेना, वीडियो देखना चाहो तो मेरा वीडियो देख लेना ICT में जाकर, ठीक है। और जिनका पेपर थोड़े कुछ दिन बाद में है तो वो उनसे रिक्वेस्ट है, यदि उनको टाइम मिले तो मेरे वीडियोस देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्ले लिस्टों के लिंक पड़े हुए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्ले लिस्टों के लिंक है। एक प्ले लिस्ट है 30 डेज ज्योग्राफी, दूसरा 30 डेज नेट फर्स्ट पेपर। तो आप फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोज पड़े हुए हैं इम्पोर्टेंट MCQs के विद डिस्क्रिप्शन, तो उनको आप ज़रूर देखना। थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लो, स्पीड आप चाहे 1.5 कर सकते हो या 1.2 कर सकते हो, खुद की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप स्पीड करके उनको देखो, ज़रूर देखना। एक क्वेश्चन आया था कि नौकरी वेबसाइट कौन सी है। भाई नौकरी से रिलेटेड वेबसाइट कौन सी थी, तो वो है naukri.com। एक क्वेश्चन आया था विश्वसनीयता और वैधता से। रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन आया था कि विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है, ठीक है। मैं तो सारी चीज़ें सही ढंग से पढ़ाया था। आपने मेरी जो कोर्स पे किया होगा, यदि आपने जो कोर्स है वो आपने ख़रीदा होगा, तो वहाँ पर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। दूसरी बात, यदि आप सपोज डेट, पहले तो बात तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि किसी का पेपर ख़राब हो, लेकिन श्योर है पेपर में ओनली 6% ही पास होंगे, बाकी 94% फेल होंगे, यह बिल्कुल सीधी सी बात है। तो यदि आप कोई भी मेरा कोर्स परचेज करना चाहो तो कोर्स ख़रीद सकते हो, हमने ओपन कर दिया है वापस, ठीक है। तो कोई भी कोर्स ख़रीदना चाहो तो कोर्स ख़रीद सकते हो, सबसे कम कीमत में कोर्स मिलेगा आपको, और आपको कंटेंट इतना शानदार मिलेगा। आप मेरा रिव्यू देखना, मैं आज रिव्यू दिखाऊंगा आपको फीडबैक के द्वारा, अब तक के जो पेपर हुए उनका, लोगों के कमेंट के साथ पेपर में हमारे से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये रिव्यू दिखाऊंगा, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है जी। तो आप कोर्स ख़रीदना चाहो तो कोर्स ख़रीद सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है कोर्स ख़रीदने के लिए 7891350470, ठीक है। कोर्स चार्ज सबसे कम है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सबसे कम कोर्स चार्ज है, इससे कम कोर्स चार्ज कोई भी नहीं लेता है, ये ध्यान रख लेना आप। और इतना बेस्ट कंटेंट उसमें कोई नहीं देगा आपको। बहुत सारे कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको, ठीक है। पुराने सारे पेपर मिलेंगे आपको यूनिट वाइज विद फुल डिस्क्रिप्शन, करंट मिलेगा, क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड, मतलब ओवरऑल आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिलेगा, और वो भी नाम मात्र प्राइस पर, ठीक है। तो आप चाहो तो परचेज कर लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था अच्छे श्रोता के गुण। तो आप ये तो नॉर्मल तरीके से सब कर सकते हैं कि अच्छे श्रोता के क्या क्या गुण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं 29 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो इस शिफ्ट में जो DI था ना वो परसेंट पर था। देखो
टोटल 6 पेपर हो चुके, 6 में जो DI था वो सभी में परसेंट बेस पर आ रहा है। किस पर आ रहा है? परसेंट का DI आ रहा है और एवरेज पर। इन दो टॉपिकों पर DI आ रहा है, या तो परसेंट पर आ रहा है या एवरेज पर आ रहा है। तो आप इनको सोल्व कर लेना। बाकी जो अब 6 पेपर हुए हैं उनका मैं DI एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा, जिसमें जो टोटल 6 DI हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लेना। और जो रीडिंग कॉन्फ्रेंसन है, पैसेज वाला क्वेश्चन है, देखो पैसेज वाले क्वेश्चन में क्या हाल हो रहा है। देखो पैसेज वाला क्वेश्चन है जो ज़्यादा सिंपल नहीं आ रहा। ऐसे नहीं कि चलो आप ऐसे कैसे पैसेज से क्वेश्चन आंसर उठा उठा के और पुटअप कर दोगे, ऐसा नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आ रहा हो, नहीं नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अलावा रीजनिंग की बात की जाए तो देखो रीजनिंग में हम बात करें, किसकी? रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखो सबसे मेन बात ये है, एक तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। किससे? ब्लड रिलेशन से। तो इसको अच्छे तरीके से थोड़ा समझ के जाना। और एक नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज, यहाँ 200 भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अंतर देखा जाए तो जो नंबर सीरीज है उसका क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, और जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसका क्वेश्चन सिंपल आ रहा है। तो जो नंबर सीरीज है उसका आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। हर बार क्वेश्चन आ रहा है नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज से, दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में। लेकिन जो नंबर सीरीज है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अल्फ़ाबेट सीरीज सिंपल है। नंबर सीरीज भी ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है नाम मात्र सी। तो आप उसको सोल्व करके जाना। DI को प्लीज़, जिनका आप ऐसे सोचते न थे ना कि जो लोग कि चलो हमें DI सोल्व नहीं करना है, DI हमारा बहुत वीक है, हम उसको टच भी नहीं करके देखेंगे। और प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि वो DI को सोल्व करें, वो DI को सोल्व करें। और यदि किसी के पास अभी प्रेजेंट में टाइम है तो वो DI की प्रैक्टिस भी करें, स्पेशली एवरेज और परसेंट के DI का। औसत और परसेंट के DI का आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन रहे बहुत सारे, ये ध्यान में रखना है आपको। और इसके अलावा यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हो तो आपको PDF भी मिल जाएगी। यदि आप में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF लेना चाहे तो PDF ले लेना। मैंने अभी आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था, जो इस डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और कॉन्टैक्ट नंबर से मेरे साथ PDF ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। देखो मैं बता रहा हूँ DI ईजी था, रेशियो और परसेंट बेस पर था। ये परसेंट बेस पर था, और परसेंट भी कैसा था? वो पासिंग वाला था। आपने पढ़ा होगा ना वो परसेंट कौन सा, कि 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। और मैथ टोटल नंबर 100 का पेपर हुआ, आपके इतने इतने नंबर आए। तो उनको आपको पहले क्या करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है। सपोज डैट हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश का पेपर 100 का, मैथ का 80 का, फिजिक्स का 80 का और केमिस्ट्री का 80 का। आपके नंबर आए तो 5 कैंडिडेटों का नाम दे दिया, अनिल, सुनीता, विनीता, सुरजिता और अंकिता। इनके कितने कितने मार्क्स आए वो दे दिया। तो हमें क्या करना होगा? फिर क्वेश्चन में पूछा है कि अंकिता के टोटल कितने परसेंट मार्क्स आए, संगीता के टोटल कितने परसेंट मार्क्स आए, अंकिता और संगीता के मार्क्स में कितना अंतर था। तो DI का क्वेश्चन तो इतना सिंपल आ रहा है, जिसको मैथ का 0 आता है ना वो भी सोल्व करके आ रहा है। ठीक है, तो DI में आप जरूर कोशिश करना। पैसेज 29 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो ह्यूमन बिहेवियर पर था, इसको हटाओ। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए यदि भाई यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन ये था 4, 12, 28, 52। इसको खुद सोल्व करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेके और इसको सोल्व करना अच्छे तरीके से, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके अलावा कैश मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कैश मेमोरी किस तरीके की मेमोरी है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी कैसी है। तो ध्यान रखें, कैश मेमोरी एक बहुत ही स्पीड वाली मेमोरी है। यह भी ध्यान रख लेना, आगे क्वेश्चन बन सकता है कि कैश मेमोरी किन किन के बीच में स्थापित की जाती है। यह भी ध्यान में रखना, मेन मेमोरी या CPU के बीच में, सेकेंडरी मेमोरी या CPU के बीच में, CPU एवं CU के बीच में, या फिर CPU एवं कोई भी सब चौथा दे सकता है।
तो कैश मेमोरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कैश मेमोरी कौन कौन के बीच में स्थापित की जाती है, कैश मेमोरी कैसी होती है, कैश मेमोरी कितनी स्पीड वाली होती है। यदि मैं बता दूंगा तो आप कोशिश नहीं करोगे, तो इसलिए आप खुद को कोशिश करना है। और ध्यान रखें, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का मतलब है आपका पेपर खराब करना। यदि आप टेंशन ले रहे हो तो समझो आप अपने पेपर को खराब करने जा रहे हो, ठीक है। और देखो एक बात बताओ, आप यदि अब आप टेंशन लोगे तो क्या उखाड़ लोगे? टेंशन लेकर कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं पा सकते, सब कुछ खो सकते हो। कॉन्फिडेंस रखोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो, तो टेंशन नहीं लेने का। एक सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, तो सेकेंडरी मेमोरी का क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। सेकेंडरी मेमोरी को पूरी को पढ़ लो, उसके एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर देखते हैं कहाँ से बाहर जाता है। देखो GIF का फुल फॉर्म आया था, ये टोटल 4 बार पूछा जा चुका है। टोटल 6 पेपर हुए, 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। एक इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है, ये भी क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना मेगाबाइट्स में मापी जाती है। किस में? मेगाबाइट्स में मापी जाती है। इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है? मेगाबिट्स में। इसके अलावा रिसर्च मेथड से क्वेश्चन आया था भाई, एक तो आया था प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो देखो प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि पिछले पेपरों में जो एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन था वो कई बार रिपीट हुआ था, अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का भी रिपीट हो सकता है। एक एम्पेरिकल रिसर्च अनुभव सिद्ध अनुसंधान, इसका भी क्वेश्चन बहुत सारी बार रिपीट हुआ है, तो एम्पेरिकल रिसर्च को भी पढ़ के जाना आप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च दोनों को पढ़ के जाओ, और ये KVS मैदान में अच्छी तरीके से दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अच्छी तरीके से दिया हुआ है, उसको पढ़ के चला जाना, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैंने तो ये सारी बातें पढ़ाई हैं। एक हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, परिकल्पना से, तो परिकल्पना निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो परिकल्पना को अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ के चले जाना। एक सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखो सैम्पलिंग मैं बहुत सारी बार पढ़ा चुका हूँ, आपको बहुत सारी बार, हर बार समझाता हूँ। सैम्पलिंग का क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, जो सैम्पलिंग है ना भाई, उसका क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। सैम्पलिंग का क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। सैम्पलिंग 2 प्रकार की होती है, एक रैंडम सैम्पलिंग होता है, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। इसके अलावा जो रैंडम है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, और नॉन रैंडम को हम नॉन प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं पूछता वो, इनके क्या पूछता है? प्रकार पूछता है कि रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से प्रकार हैं, नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इनके प्रकारों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस प्रोटोकॉल से रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस प्रोटोकॉल का एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, इसमें आपस में मैच करना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान से लगा के पढ़ जाना इन तीनों को। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, और पेरिस प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। इसके अलावा देखो मैं आपको बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 8 क्वेश्चन आए थे, रिसर्च एप्टीट्यूड के टोटल 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन मैं पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चनों की जो लंबे आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि 1 वर्ड वाले आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे, क्वेश्चन लंबे आ रहे हैं। और मेरी एक ही खासियत थी, मैंने जितने ऑब्जेक्टिव के टाइप के क्वेश्चन करवाए सारे लंबे क्वेश्चन करवाए, क्योंकि आजकल 1 वर्ड वाले क्वेश्चन तो पूछना बंद कर दिया इसने एनटीए ने। 1 वर्ड वाला तो कोई ही क्वेश्चन रहता है कि जिसका आंसर 1 शब्द में हो, बाकी सभी क्वेश्चन 8-10 लाइन के होते हैं। तो मेरी सबसे मेन बात यही थी कि मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे 8-10 लाइन वाले क्वेश्चन करवाए हैं। एक ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, इनको थोड़ा पढ़ के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन का मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस करवाया, मैंने क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करवाया, तो ब्लड रिलेशन को यदि पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ के चले जाना। एक युक्ति वाक्य से संबंधित क्वेश्चन आया था स्लोगन से, तो युक्ति वाक्य क्या होता है इसको भी थोड़ा पढ़ के जाना भाई, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड था ये। एक लर्निंग की मनोवैज्ञानिक बात है, लर्नर है, सॉरी लर्निंग नहीं लर्नर है, तो एक लर्नर की लर्निंग सीखने की, हाँ सॉरी सीखने की, लर्निंग के मनोवैज्ञानिक बाधाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, फिजियोलॉजी का बैरियर्स, ठीक है।
तो देखो लर्निंग की जो लर्निंग है उसकी जो फिजिकल बाधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, जितने भी बैरियर्स हैं उनको थोड़ा पढ़ के जाना। कम्युनिकेशन में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था जिसमें जैन, बौद्ध, सांख्या और उपनिषद से संबंधित था। ठीक है। एक इसके अलावा इफेक्टिव टीचिंग का क्वेश्चन आया था। इफेक्टिव टीचिंग में था प्रभावशाली शिक्षण, कि प्रभावशाली शिक्षण। तो देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, प्रभावशाली शिक्षण हर शिफ्ट में आ रहा है, तो पढ़ के जाना। 8-10 पॉइंट देता है, उनमें से छंटवाता है। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। एक निर्माणात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। निर्माणात्मक को रचनात्मक भी बोलते हैं। देखो इसने क्या किया कि जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें निर्माणात्मक दे दिया, इवनिंग शिफ्ट में रचनात्मक दे दिया। बात एक ही है, क्वेश्चन का नाम बदल दिया बस। ठीक है। अगले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है संकलनात्मक मूल्यांकन। तो संकलनात्मक मूल्यांकन को थोड़ा पढ़ के जाना। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है जो हमारे, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टेस्ट होते थे ना, साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, पाठ कंप्लीट होने के बाद टेस्ट। तो वो तो क्या थे, हमारे रचनात्मक मूल्यांकन था। और जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती थी वो हमारे संकलनात्मक मूल्यांकन था, जिसमें हमें सर्टिफिकेट दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा आगमनात्मक और निगमनात्मक, डिडक्टिव इन डिडक्टिव मेथड्स को भी पढ़ के जाना। ठीक है। मैंने इसकी एक पीडीएफ भी बना रखी है, चाहो तो ले लेना पीडीएफ डिडक्टिव इन डिडक्टिव मेथड की। देखो मेरी पीडीएफ की मात्र चार्ज है 50 रुपये, 80 रुपये। ठीक है, ये 2 चार्ज हैं पीडीएफ के, और ज्योग्राफी के हो तो उनका 100 रुपये। ठीक है। तो 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये लगेंगे। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दूंगा आपको। आगमनात्मक निगमनात्मक मेथड्स की पीडीएफ दे दूंगा आपको। इसके अलावा जो भी रिसर्च मेथड है उन सारी की पीडीएफ दे दूंगा आपको मैं। इतना गजब कंटेंट है, पढ़ के जाओगे 100% क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक सीखने के उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सीखने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। एक व्यक्तिगत समायोजन है, व्यवहार में परिवर्तन है, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यवहार में परिवर्तन। तीनों है सही, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा है व्यवहार में परिवर्तन। सीखने से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। जैसे बच्चे को बोलना सीखना आया, तो कुछ बच्चे नहीं होते उनको बोलना नहीं आता, सीखना नहीं आता। मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सीखने के बहुत सारे बेनिफिट, हमारे बिहेवियर में बदलाव आ जाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन हो सकते हैं। सीखने से हमारी लोगों से बात करने का रवैया बदल जाता है, हमारे विचार भी बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। एक क्वेश्चन था, डीटीएच सर्विस कब प्रारंभ की गई थी। डीटीएच, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम, 2003 में शुरू की गई थी। डीटीएच को पढ़ के जाना अच्छी तरीके से, नहीं पढ़ा है तो अभी तक। तो ये था हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब हम 25 सितंबर की जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो 25 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन था, आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। एक था डीआई से संबंधित, जो डीआई था वो परसेंट वाला था। ठीक है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग वाला, ACE, FHG, KMO। तो आगे क्या आएगा, PRT इसका आंसर होगा। कैसे होगा आप खुद देख लेना, ABCCDE, FGH, HIJ, KLM, MNO। मतलब एक एक का अंतर है, जैसे B छोड़ दिया फिर D छोड़ दिया। पहले वाले पेयर की बात की जाए तो पहले वाले पेयर में क्या कर दिया, B और D छोड़ दिया, इसमें G I छोड़ दिया, इसमें L और N छोड़ दिया, इसमें सीरियल है EFGHI। तो इस तरीके से है। ठीक है ना। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप अच्छे तरीके से सोल्व कर दोगे। एक मैथ का क्वेश्चन आया था ये वाला, नंबर सीरीज का, 0, 8, 24, 48। दोनों के बीच में अंतर 8 का है, 16 का है, 24 का है, 32 का है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो 8 चौक 32। 32 को और 48 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद कर लेना। और देखो बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन आ रहा है, अब की बार यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, नाव से रिलेटेड, नाव और धारा का क्वेश्चन बन रहा है। तो आपका ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा पढ़ के जाना।
इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था भाई, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मानव निर्मित प्रदूषण से संबंधित है। मानव निर्मित प्रदूषण से संबंधित गैस कौन सी है, तो ध्यान रखो मानव निर्मित से मुख्यतः दो गैसें होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और उससे कम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मानव निर्मित दो प्रदूषित गैस हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड है। देखो मैंने हर पेपर में बता रहा है आपको कि MDG और SDG से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसको हम सस्टेनेबल गोल्स भी बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, इन दोनों टॉपिकों से हर बार क्वेश्चन बन रहा है आपकी बार। पता नहीं एग्जामिनर की क्या सनक बैठ गई, वो यहाँ से तो क्वेश्चन बना ही रहा है आपकी बार। एक एज का क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सोल्व करना। मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको कि x की एज 40 वर्ष और y की एज 60 वर्ष है। कुछ वर्ष पहले एज का रेशियो 3:5 था, तो x y की एज बताओ। 10, 15, 20, 5 ये ऑप्शन था उसमें। तो देखो हम इसको ऑप्शन के बेस पर सोल्व करते हैं। एज कितनी है, 40, 60 है। तो हम पहले ऑप्शन 10 को सेट करके देखते हैं। 10 दोनों में से घटा देते हैं, हमारे 30/50 आ गया। 40 और 60 में से 10-10 साल घटा दी ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 30/50 साल बच गई। दोनों को काट दिया, हमारे पास 3:5 का रेशियो आ गया। तो यहाँ पर एज क्या आएगी, 10 आएगी। तो इसको हम ऑप्शन बेस पर भी कर सकते हैं। देख लो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बहुत सारी बार क्वेश्चन आ चुका है। इफेक्टिव टीचिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था भाई, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लर्नर और पैसिव लर्नर, सक्रिय श्रोता, निष्क्रिय श्रोता और मिथ्या श्रोता, इन सभी को पढ़ के जाना। सक्रिय श्रोता एक्टिव लर्नर होता है, मतलब ऑलवेज एक्टिव रहता है। निष्क्रिय मतलब ऑलवेज डीएक्टिव रहता है। और मिथ्या का मतलब झूठ, कभी क्या ऐसे कुछ ही चल रहता है उसके माइंड में। नाम से समझ लो, एक्टिव लर्नर ऑलवेज एक्टिव, हर बात सुनने के लिए एक्टिव रहता है। निष्क्रिय, उसको पता नहीं, कई बार नहीं होता, अरे क्या बोला तूने, फिर दोबारा उसने बोल दिया, क्या मैं समझा नहीं यार, वो होता है डीएक्टिव। 5 बार बोलने पर भी नहीं समझ रहा। एक्टिव क्या होता है, कोई थोड़ी सी फुसफुसाहट हुई तुरंत उसने सुन ली। मैं एक जनरल बेस पर बता रहा हूँ ये, ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ के जाना है। पैसिव लर्नर, मिथ्या श्रोता को भी थोड़ा पढ़ के जाना। एक देखो, गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान से भी क्वेश्चन आ रहा है। देखो दोनों को पढ़ के जाओ आप, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अनुसंधान को पढ़ के चले जाओ, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा आगे देखें, जो मैथमेटिकल रीजनिंग थी उसमें क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्शन का और एज रेशियो का। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना। डायरेक्शन का तो बिल्कुल सिंपल होता है, दिशा वाला, कि कोई आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम, फिर 5 किलोमीटर पूर्व, तो वह अपने घर से कौन सी दिशा में, इस तरीके का क्वेश्चन। एक बिट का क्वेश्चन आया था, बिट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं, बिट्स है कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। बिट्स कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना। जो बाइनरी कोड द्वारा लिखी जाती है, प्रदर्शित की जाती है, और बाइनरी कोड होता है 0 व 1, तो ये ध्यान में रख लेना। बिट्स क्या है, कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई है, जो बाइनरी अंक द्वारा प्रदर्शित होती है, जो क्या होता है 0 व 1 होता है। एक क्वेश्चन आया था प्रदूषक और उनके स्रोत, मिलान वाला क्वेश्चन था, मैचिंग का क्वेश्चन था, प्रदूषक और उनके स्रोत का। इसके अलावा यदि कोई पेपर देख के आया और अभी भी कोई क्वेश्चन ध्यान हो तो प्लीज़ बता देना आप कमेंट करके, पता नहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और ध्यान दें, किसी का यदि आपकी बार पेपर सही नहीं हुआ, उसको ऐसा लग रहा है कि हमारा आपकी बार नहीं होगा कुछ भी, तो प्लीज़ मैंने अपना नया बैच चालू कर दिया है, आप उसमें एडमिशन ले लो। अभी फीस बहुत कम है, बहुत ही कम, वैसे ओवरऑल मेरी फ़ीस बहुत कम है, सबसे कम फीस है यहाँ पर मेरी, और सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 350 के आसपास बंदे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो देखो सी और CO2 मोटर गाड़ियों से निकलता है, SO2 H2S ताप संयंत्र एवं रिफाइनरी से निकलता है,
एन और NO2 मोटर वाहन व ताप संयंत्र से निकलता है। मीथेन धान के खेतों से निकलता है। हाइड्रोकार्बन मोटर वाहन व पेट्रोलियम उद्योग से निकलता है। CFC प्रशीतन फोम उद्योग से निकलता है। O3 उद्योग से निकलता है। इसके अलावा भाई सॉफ्टवेयर का भी क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है। वहाँ देखो सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आया था, लेकिन उन्होंने मेरे को ये नहीं बता पाए वो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आया था। तो देखो मेरे को दूसरे से बात की थी, वहाँ से पता चला था कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो एग्जाम्पल था उनका। तो देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके एग्जाम्पल देख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैकओएस होता है, GNU होता है, लिनक्स होता है, एंड्रॉयड होता है, ठीक है। ये किसके है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। क्या होता है आप खुद पढ़ लेना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर सिस्टम, प्रोफाइल, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर और डिस्क क्लीनर। तो ये थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल जिनको भी आप ध्यान में कर लेना। इसके अलावा भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कुछ एग्जाम्पल पूछा था, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, MS आउटलुक है और MS पॉइंट है। तो ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, इनको भी अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। गुणात्मक रिसर्च के प्रकार पूछा था उसने। देखो भाई गुणात्मक रिसर्च के टाइप भी पूछ लिया, तो आप देख लेना गुणात्मक रिसर्च के कौन कौन से टाइप हैं। एक इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आए थे, ये मेरा नहीं पढ़ाया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इंडियन लॉजिक मेरा नहीं पढ़ाया हुआ था ये, ठीक है। अनुसंधान प्रकार, एक क्वेश्चन आया था अनुसंधान प्रतिमान का, ये सब पढ़ाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, तो इसको थोड़ा पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। और इसके अलावा रिसर्च मेथड का मिलान वाला क्वेश्चन था, एक रिसर्च मेथड का मिलान वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा स्मृति स्तर का क्वेश्चन था, चिंतन स्तर का क्वेश्चन था, अवबोध स्तर का। स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, अवबोध स्तर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और ये था भाई। इसके अलावा ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये मैं आप यहाँ नहीं सोल्व करवाऊँगा। इस वीडियो का जो लिंक है ये मैंने पहले सोल्व करवा दिया। इस वीडियो का लिंक है जो ऊपर आई कार्ड में, तो इसको देख लो एक बार। और यदि ये पूरी PDF लेना चाहते हो तो PDF भी ले लो आप। इसके अलावा किसी का यदि एग्ज़ाम थोड़ा टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर PDF लें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात बताऊं, मेरा नया बैच प्रारंभ हो गया है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, नाम मात्र चार्ज है। इसके अलावा टेंशन नहीं लेने का, मैं बता रहा हूँ हर वीडियो में, टेंशन नहीं लेने का। और देखो मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर पेपर वही सही ढंग से करके आ रहे हैं जो माइंड को बिल्कुल सही ढंग से काम लिया उन्होंने वहाँ पर। मतलब जो टेंशन में नहीं थी, जिनका माइंड बिल्कुल फ्रेश था, जो पूरी एकाग्रता चित्त के साथ जिन्होंने पेपर किया है, किसके साथ? चित्त के साथ, एकाग्रता के साथ जिन्होंने पेपर किया है, उनका बिल्कुल सही हो रहा है। जिनका माइंड फ्रेश था, जिनको टेंशन नहीं थी, उनका पेपर सही हो रहा है। कल के एक पेपर में रिव्यू आया था कि सर वहाँ पर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मेरा, तो वहाँ पर मेरे को हड़बड़ाहट हो गई, जिसकी वजह से मेरा पेपर गलत हो गया। बहुत मज़ेदार बात थी। देखो क्वेश्चन आते थे फिर भी उसने गलत कर दिया, उसका कारण था टाइम मैनेजमेंट और हड़बड़ाहट। मतलब पूरी खुद की गलती, टाइम मैनेजमेंट खुद ने नहीं किया, हड़बड़ाहट खुद की थी, पेपर गलत हो गया। और वो क्वेश्चन भी गलत हो गए उनके जो उनको आते थे, ठीक है जी। तो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना कि हम पेपर में टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है। और इसके अलावा हड़बड़ाहट नहीं रखनी है, शांति के साथ पेपर करना है, ठीक है जी। पेपर बिल्कुल सिंपल आ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा। और खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, आप पर खुद विश्वास नहीं रखोगे तो दुनिया क्या कहाँ से विश्वास करेगी भाई आपका। जब आप खुद पर विश्वास नहीं कर रहे तो दुनिया कहाँ से विश्वास करेगी, नहीं करेगी कभी भी। तो खुद पर विश्वास बनाए रखो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देखने के लिए, बाय। और जो आज 30 सितंबर का जो पेपर है उसका मैं रिव्यू दे दूंगा। फर्स्ट पेपर का मैं 12:30 बजे तक रिव्यू दे दूंगा, और जो सेकंड शिफ्ट रहेगी उसका शाम को 7:45 बजे के आसपास रिव्यू दे दूंगा मैं। हर पेपर का रिव्यू मिलेगा, बहुत शानदार वाला, ठीक है जी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। थैंक्स देखने के लिए, बाय।